हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर यायावर साम्राज्य। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, जो मंगोल थे वो समाज में कैसे रहते थे, उनके कारोबार क्या थे, वो किस तरह से अपना जीवन चलाते थे, वो क्या काम करते थे। और चूँकि वो ग्रुप में रहा करते थे, इसलिए ग्रुप में रहने की वजह से कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें भी होंगी, यानी राज करने की नीति भी होगी। तो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मंगोल कौन थे। मंगोल यायावर जनजाति से बिलोंग करते थे। मीन्स कि वो एक जगह टिके नहीं रहते थे, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर रहा करते थे। और इस तरह के यायावर को मंगोल कहा गया। यायावर बहुत थे। जो यायावर जनजाति थी वो बहुत सारे थे, वो कबीलों में रहा करते थे। उसमें से एक यायावर जो जनजाति थी, एक कबीला जो था वो मंगोल कहलाया। क्यों? क्योंकि वो मंगोलिया नाम के जगह से बिलोंग करता था। वो मंगोलिया नाम के जगह पे रहता था जो कि मध्य एशिया में है, इसलिए उन्हें मंगोल कहा गया। यहाँ लिखा है मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। मंगोल क्या था? अलग अलग जन समुदायों का, अलग अलग परिवार एक साथ मिलकर के रहा करते थे। उनका एक निकाय था, उनका एक झुंड था। ये लोग पूर्व में तातर, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। यहाँ लिखा है कि जो मंगोल हुआ करते थे, जो मंगोल थे, वो किनसे संबद्ध थे, किनसे जुड़े हुए थे? मंगोल जो जनजाति थी वो जिस जगह रहते थे उस जगह के पूर्व में तातार, खितान और मंचू जो लोग थे उनके साथ, और पश्चिम में जो तुर्की कबीले थे उनमें भाषा की समानता होने के साथ ये मंगोल इन दोनों से जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। अगर आपके क्वेश्चन में ये आए कि मंगोल क्या काम करते थे, अपनी जीविका चलाने के लिए वो क्या करते थे, तो मंगोल वैसे तो लूटपाट किया करते थे, लेकिन इसके अलावा वो क्या करते थे? वो पशुपालक थे, यानी कि वो जानवरों को भी पाला करते थे। और कुछ शिकारी संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है जमा करने वाला। कुछ मंगोल जो जनजाति थी वो शिकार किया करती थी, वो शिकारी थे, और फिर वो सभी जो भी शिकार किया करते थे उनको जमा करते थे। पशुपालक कोई थे और कुछ शिकार किया करते थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। अगर आपके क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए कि जो मंगोल थे वो पशु भी पालते थे, लेकिन वो पशु में कौन कौन से जानवरों को पाला करते थे, तो आप लिखिएगा कि कुछ मंगोल जो पशुपालक थे, जो पशुओं को पालते थे, वो पशु में घोड़ों को पाला करते थे, भेड़ों को पाला करते थे, और कुछ हद तक दूसरे पशुओं को भी पाला करते थे, जैसे कि बकरी है और ऊँट को भी वो पाला करते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। यहाँ लिखा है कि वो घूम घूम कर रहते थे। उनका जो यायावरीकरण है वो कहाँ से शुरू हुआ? वो मध्य एशिया, यानी कि जो एशिया है उसके मध्य की चारण भूमि। चारण भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जहाँ पर जानवर जाकर चरते हों, और ऐसी ही चारण भूमि को स्टेपीज कहा गया। और मंगोल जाति जो थी उनका यायावरीकरण, वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाकर घूम घूम कर रहा करते थे, उनका ये यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ। स्टेपीज किसे कहा जाता है? स्टेपीज में जहाँ पर मैदानी इलाका हो और घास उगते हों, ऐसे चारण भूमि यानी स्टेपीज में हुआ, जो कि आज क्या है? आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। क्योंकि जो मंगोल जनजाति थी, जो यायावर जनजाति थी, वो मंगोलिया राज्य से बिलोंग करती थी, इसीलिए ऐसे यायावर जनजाति को मंगोल कहा गया। और इन्हीं मंगोलों ने यायावर साम्राज्य का निर्माण किया। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से
घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थीं। यहाँ पर लिखा है कि जो मंगोलिया राज्य है उसका परिदृश्य कैसा था, मंगोलिया राज्य देखने में कैसा था। तो जो मंगोलिया राज्य है उसका परिदृश्य अत्यंत मनोरम था, यानी बहुत ही खूबसूरत था। आज जितना मंगोलिया राज्य खूबसूरत है उतना पहले भी खूबसूरत था, और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, यानी कि अगर सीधा देखा जाए तो ये बहुत दूर तक फैला हुआ नज़र आता था और मैदान ऐसा लगता था जैसे कि वो लहरियादार हो, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थीं। और ये जो मैदान था इसके पश्चिमी भाग में क्या है, जो मंगोलिया राज्य का भूभाग है इसके पश्चिम भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थीं। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलिंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। मध्य एशिया की ये जो चारण भूमि थी, ये जो स्टेपीज थी, उसके दक्षिण में शुष्क गोबी का मरुस्थल था, यानी कि रेगिस्तान था। और इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो इसमें ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले जो सैकड़ों झरने थे उनसे वो क्षेत्र सिंचित हो रहा था। यानी कि जो मध्य एशिया की चारण भूमि थी उसके पश्चिम में क्या थी, उसके पश्चिम में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थी, और दक्षिण में क्या थी, मरुस्थल था यानी कि रेगिस्तान था। और इसके उत्तर और पश्चिम में इस क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां थीं, और बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले जो सैकड़ों झरने थे उसके पानी से ये क्षेत्र सिंचित हो रहा था, यानी कि इस क्षेत्र में पानी की बिल्कुल कमी नहीं थी। और यही वजह थी कि यहाँ पर जो घास उग रहे थे और इसका उपयोग किसके लिए यूज़ हो रहा था, जानवरों के चरने के लिए यूज़ होता था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में भी उपलब्ध हो जाते थे। यहाँ लिखा है चूँकि ये जो क्षेत्र था वो सिंचित हो रही थी, उसमें पानी की कमी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर पशुओं को चरने के लिए बहुत सारे हरी घास के मैदान थे और प्रचुर मात्रा में, यानी कि कोई कमी नहीं थी। छोटे मोटे शिकार जो होते थे वो अनुकूल ऋतुओं में, यानी कि ऐसे ऋतु जो यायावर जनजाति थी उनके अनुकूल होती थी, तो उसमें ऐसे जानवर, छोटे मोटे जानवर उपलब्ध हो जाते थे जिनका वो शिकार किया करते थे। क्योंकि मैदानी इलाकों में जो जानवर पाए जाते थे उनका शिकार कौन करते थे, यायावर जनजाति करते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। यहाँ लिखा है कि जो शिकारी संग्राहक लोग होते थे, यानी कि जो शिकार किया करते थे और जानवरों का शिकार करके उन्हें जमा किया करते थे, ऐसे जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, वो पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में, यानी कि ऐसा कबीला जो कि पशु पालता हो वो जहाँ रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, उनके क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वन थे, और इसी साइबेरियाई वन में शिकारी संग्राहक लोग रहा करते थे। यहाँ लिखा है वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है शिकारी संग्राहक लोगों के साथ और पशुपालक कबीलों के साथ, यानी कि ऐसे लोग जो शिकार किया करते थे और दूसरे ऐसे लोग जो जानवरों को पाला करते थे। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की जा रही है और ये लिखा है कि जो शिकारी संग्राहक लोग होते थे वो पशुपालक कबीले जहाँ पर रहा करते थे उनके क्षेत्र के, यानी कि पशुपालक कबीलों के रहने के क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वन थे। शिकारी संग्राहक लोग साइबेरियाई वनों में रहा करते थे और जो शिकारी संग्राहक लोग होते थे वो पशुपालक लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा गरीब होते थे और गर्मी के दिनों में पकड़े गए जो जानवर होते थे उनका खाल का वो बिजनेस किया करते थे, उनको बेचा करते थे और उनके व्यापार से ही वो अपनी ज़िंदगी चलाया करते थे, मीन्स कि अपनी जीविकोपार्जन करते थे।
इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। यहाँ लिखा है कि जो चारण भूमि थी, जो स्टेपी क्षेत्र था, जो मंगोलिया राज्य का भूभाग था, इसके तापमान के बारे में अगर पूछा जाए तो लिखेगा कि इस पूरे क्षेत्र का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान था उसमें बहुत अंतर पाया जाता था। क्यों? क्योंकि कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। यहाँ लिखा है कि कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद जो जाड़े का मौसम होता था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता था, कड़ाके की सर्दी पड़ती थी और लंबा महीना होता था, यानी कि कई महीनों तक शीत का मौसम रहता था, जाड़े का मौसम रहता था। और इस जाड़े के मौसम के बाद ही अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए ही शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी, यानी कि सूखी गर्मियों का दिन आता था। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपनी पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। यहाँ लिखा है कि मंगोलिया राज्य का जो भूभाग था, जो कि चारण क्षेत्र था, जो कि स्टेपीज था, जहाँ पर मैदानी इलाका था और वहाँ घास उगा करते थे जिससे कि पशु चरते थे, ऐसे चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही, यानी कि साल के कुछ सीमित समय के लिए ही कृषि करना पॉसिबल था। लेकिन मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत, यानी कि जिस जगह पर मंगोल रहा करते थे उनके पश्चिम में जो तुर्क थे, ये तुर्क क्या करते थे? कृषि का काम किया करते थे। लेकिन जो मंगोल थे इन तुर्कों के ऑपोजिट कृषि कार्य को नहीं अपनाया, यानी मंगोलों ने कृषि कार्य नहीं किया, उन्होंने खेती बाड़ी नहीं की। ना ही पशुपालकों और ना ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। यहाँ लिखा है कि जो मंगोल थे उन्होंने कृषि कार्य नहीं अपनाया था। कुछ पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे, कुछ पशुओं को पालते थे, कुछ शिकार किया करते थे। और ये जो पशुपालक थे और शिकारी संग्राहक की अर्थव्यवस्था थी वो घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। क्यों ये समर्थ नहीं थे घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में? क्योंकि उन्होंने कृषि कार्य को नहीं अपनाया था। और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में, यानी कि ये जो चारण क्षेत्र था, इसमें कोई नगर नहीं उभर पाया। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। यह लिखा है कि जो मंगोल थे वो तंबुओं में रहा करते थे, जरों में निवास करते थे, यानी कि समूहों में निवास करते थे, रहते थे और अपने पशुधन के साथ जो जानवर थे उनके लिए दौलत ही थी, इसीलिए उनके जानवर उनके पशुधन थे। और ये जो मंगोल थे वो अपने पशुधन के साथ शीतकालीन, यानी कि जब जाड़े का मौसम होता था तो उस जगह से वो ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे, यानी कि ऐसे इलाके में चले जाते थे जहाँ पर गर्मी हो और चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए भूमि हो। नृजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था। जो नृजातीय संबंध थे, यानी कि नृजाति किसे कहा जाता है? जब सभी आपस में राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हों, जिनकी राष्ट्रीयता एक हो, जिनका क्षेत्रीय संस्कृति एक हो, जिनका वंश एक हो, जिनकी भाषा एक हो, उन्हें नृजातीय कहा जाता है। जो मंगोल थे वो नृजातीय और भाषाई संबंधों की वजह से वो एक दूसरे से जुड़कर थे। लेकिन उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने की वजह से, यानी कि उनके पास जो आर्थिक संसाधन थे, जो उनकी जीविका चलाने के लिए थे, ऐसे संसाधन उनमें कमी होने की वजह से उनका जो समाज था बहुत सारे पितृपक्ष वंशों में डिवाइड था। पितृपक्ष वंश मीन्स जैसे कि अगर परदादा है, उनके अगर 3 बेटे हैं तो इनके भी अगर 2 बेटे हैं और हर किसी के 2 से 3 बेटे हैं या 1 बेटे हैं और इनकी भी आगे जाकर परिवार बनता है तो उनके भी आगे वंश होंगे। तो इस तरह से वो पितृपक्ष वंश में विभाजित थे। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। जो अमीर परिवार होते थे वो विशाल होते थे, उनके पास ज़्यादा पशु होते थे
इस वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते थे और चूँकि वो अमीर होते थे, उनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे, इस वजह से वो स्थानीय राजनीति में उनका ज़्यादा दबदबा होता था। ऑब्वियसली जो अमीर होंगे, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो उनका राजनीति में भी ज़्यादा दबदबा होता है, यानी कि उस जगह पर राज करने की नीति में भी उनका दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चरागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। जो मंगोल थे उन्हें भटकना पड़ता था। क्यों भटकना पड़ता था? क्योंकि समय समय पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती थीं और जैसे कि भीषण ऋतु शीत ऋतु है, इसके दौरान वो जो जमा किए हुए उनके पास जो शिकार सामग्रियां होती थी, खाने की जो चीज़ें दूसरी भंडार रखी हुई होती थी, ऐसी चीज़ों के समाप्त हो जाने के सिचुएशन में और वर्षा ना होने की वजह से घास का मैदान सूख जाता था। इस वजह से वो चरागाहों की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। चूँकि वो भटकते रहते थे तो इस दौरान उनमें लड़ाइयाँ भी होती थीं। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। जो मंगोल जाति थी वो आपस में क्या करते थे? पशुधन को प्राप्त करने के लिए वो आपस में लूटपाट भी करते थे। वो चीज़ों को लूटते भी थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। जो परिवार होते थे, ज़्यादातर परिवारों का जो समूह होता था वो आक्रमण करने के लिए, दूसरों पर हमला करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए वो ज़्यादा शक्तिशाली और संपन्न कुलों से, यानी कि ऐसे परिवार जो ज़्यादा संपन्न हुआ करते थे, ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, उनसे वो मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली होते थे, जो संपन्न कुल होते थे, उनका राजनीति में ज़्यादा दबदबा होता था, उनके पास ज़्यादा संसाधन हुआ करते थे, वो अमीर हुआ करते थे। इसलिए कुछ परिवार क्या करते थे? आक्रमण करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली और संपन्न कुलों से दोस्ती कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज़ खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर, यानी चंगेज़ खान ने मंगोलों को मिलाया और तुर्की कबीलों को मिलाया और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या किया था? यायावर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने जो चंगेज़ खान थे वो मंगोल और तुर्की कबीलों को उन्होंने मिलाया था और एक परिसंघ बनाया था। और ये जो परिसंघ उन्होंने बनाया था 5वीं शताब्दी के अट्टिला के जरिए बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अट्टिला कौन थे? अट्टिला हुनों के राजा थे। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। अट्टिला जो थे उन्होंने बहुत बड़ी परिसंघ बनाए थे और उन्हीं के बराबर चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर परिसंघ बनाया था। लेकिन अट्टिला का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था से कमज़ोर थी, यानी कि अट्टिला का जो बनाया गया परिसंघ था इसके विपरीत जो चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी राज करने की जो उनकी नीति थी, किस तरह से राज किया जाएगा, किस तरह से किसी क्षेत्र को अधिकार में लिया जाएगा, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा स्थायी रही थी। अट्टिला के मुकाबले चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही, यानी कि चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उनकी जो बनाई गई राजनीतिक व्यवस्था थी उनकी मृत्यु के बाद भी कायम रही। ये व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। यहाँ लिखा है कि उन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई थी ये व्यवस्था इतनी स्थायी थी, इतनी सटीक थी, इतनी अच्छी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की जो उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेना, यानी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देश की जो सेना थी उन सेनाओं वो जो सेना थी वो शस्त्रों से लैस थी, उनके पास बहुत सारे शस्त्र थे। लेकिन जो चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था थी ऐसी सेनाओं का मुकाबला करने के काबिल थी।
चंगेज़ खान की सेना ऐसे शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का भी मुकाबला कर सकती थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवासों स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों ने क्या किया, चीन को भी जीता, ईरान को भी जीता और पूर्वी यूरोपीय देशों को भी जीता और इन पर नियंत्रण स्थापित किया। और इन पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ वहाँ की जो जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं थीं और नगरीय आवास जो थे, वहाँ पर वहाँ के जो रहने वाले जो समाज थे, उनका बड़ी कुशलता से, बड़ी अच्छे से उन्होंने प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। मंगोल के रहने के तरीके और चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों के जो लोग थे, उनके रहने के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन फिर भी चंगेज़ खान ने प्रशासन किया। मंगोलों के सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो मंगोल कैसे रहते थे, मंगोल की अर्थव्यवस्था के क्या साधन थे, मंगोल कौन सा काम करते थे, मंगोल किस जगह पर रहते थे, मंगोलों का समाज कैसा था, वो किनके साथ मिलकर रहा करते थे, इनके बारे में उनके सामाजिक व्यवस्था में लिखिएगा। और अगर मंगोलों के राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो ये लिखिएगा कि उनका दूसरे क्षेत्रों के लोगों के साथ कैसा संबंध था, वो दूसरे क्षेत्र को किस तरह से जीतते थे, कहाँ पर उनका अधिकार था, किन जगहों पर अधिकार था, वो संसाधन की पूर्ति के लिए क्या करते थे, वो अपनी सेना कैसे बनाते थे, चंगेज़ खान ने किस तरह से दूसरे क्षेत्रों को जीता था, उनकी सेना कैसी थी, ये सभी जो चीज़ें हैं, उनकी सेनाओं ने किन किन जगहों को जीता था, ये राजनीतिक व्यवस्था में लिखिएगा। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि व्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। यहाँ लिखा है कि जो यायावर थे उनका सामाजिक संगठन अलग था, उनकी राजनीतिक संगठन अलग थी, लेकिन ऐसे लोग जो कृषि किया करते थे वो इनसे अलग थे। लेकिन ये दोनों जो समाज थे वो एक दूसरे की व्यवस्था से अनजान नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यहाँ लिखा है कि स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी और स्टेपी क्षेत्र मीन्स जो मैदानी इलाका हो और जहाँ पर जानवरों के चरने के लिए घास उगता हो। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी होने की वजह से मंगोल और मध्य एशिया के जो दूसरे यायावर थे, जो दूसरे घुमक्कड़ लोग थे, उनको व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए, वस्तु विनिमय मीन्स एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, उनके लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यानी कि उनके पड़ोसी चीन में जो वहाँ के निवासी थे उनके पास जाना पड़ता था ताकि वो वहाँ पर व्यापार कर सके और वस्तु विनिमय कर सके। ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी और जो ये व्यवस्था थी व्यापार करना और वस्तु विनिमय करना, ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। यायावर किस तरह से व्यापार करते थे? यायावर कबीले खेती से जो प्राप्त उत्पाद होते थे और लोहे के जो उपकरण होते थे वो चीन से लाते थे और उन्हें क्या देते थे? घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए जो शिकार होते थे वो उनका विनिमय करते थे, यानी कि वो उन्हें देते थे और उनके बदले में खेती से प्राप्त उत्पाद लेते थे और लोहे के उपकरण लिया करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। यहाँ लिखा है वाणिज्यिक का मतलब होता है बिजनेस करना, खरीद बिक्री करना। यहाँ लिखा है कि उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में यानी कि खरीद बिक्री करने में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि दोनों ही पक्ष ये चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की होड़ में वो बेधड़क सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे, यानी कि वो सेना की मदद से एक दूसरे से लड़ जाते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। यहाँ लिखा है कि जब मंगोल कबीलों के जो लोग होते थे वो साथ मिलकर जब बिज़नेस किया करते थे तो वो
चीनी पड़ोसियों को, यानी कि वो व्यापार करने के लिए कहाँ जाते थे, अपने पड़ोसी चीन के पास जाते थे, स्थायी निवासी के पास जाते थे। वो अपने चीनी पड़ोसियों को बिजनेस में, व्यापार में बेहतर शर्त रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। कभी कभी क्या होता था कि ये लोग व्यापारिक संबंधों को, यानी कि बिजनेस में भी संबंध होता है, जो खरीद रहा है, बिक्री कर रहा है, या फिर बिक्री करने वाला भी वस्तु विनिमय कर रहा है, वो लोग व्यापारिक संबंधों को नकार देते थे और सिर्फ लूटपाट, केवल लूटपाट करने लगते थे, यानी कि वो जितना मिलता था वो लूट कर चले जाते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। और ऐसा क्यों होता था? जब मंगोलों का ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाता था, उनके जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में, यानी कि जो व्यापारिक संबंध होता था, उनमें बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। और ऐसी स्थिति में जब मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होता था, ऐसी स्थिति में जो चीनी लोग होते थे, जब व्यापारिक संबंध होता था, जो व्यापारिक संबंधों को नकार कर जब वो लूटपाट करने लगते थे, ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमज़ोर पड़ने लगे और इस तरह के सीमावर्ती झगड़ों से जो स्थायी समाज थे, जो स्थायी रूप से रहा करते थे, वो कमज़ोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। और उन्होंने क्या किया? कृषि को अव्यवस्थित कर दिया, कृषि को सही ढंग से नहीं किया और लूटपाट, नगरों को लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे और दूसरी ओर यायावर क्या करते थे? लूटपाट किया करते थे और जहां लड़ाई होती थी वहां से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत ही कम नुकसान होता था। अपने पूरे इतिहास में चीन को इन यायावरों से, यानी कि जो घुमक्कड़ लोग होते थे, उनसे अलग शासन कालों में, यानी कि अलग अलग शासन कालों में, चीन में जितने भी राजा हुए, उनके अलग अलग शासन कालों में बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जो यायावर होते थे वो कभी कभी क्या करते थे? लूट पाट मचाते थे और वहाँ से भाग जाते थे। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। और जो चीन थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वो लूटपाट मचाया करते थे कि वहाँ के जो शासक थे वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उन्होंने अपनी प्रजा के रक्षा के लिए, चीन के शासकों ने, चीन के राजाओं ने किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। यहाँ लिखा है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी शासकों ने किलेबंदी की थी। इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, यानी कि उन किलेबंदियों को एक किया गया, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। ये चीन की महान दीवार है। ये क्यों बनाई गई थी? ताकि हमलावर चीन के अंदर हमला ना कर सकें और लूटपाट ना मचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चंगेज़ खान का जीवन वृत्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।